उसे अजीब सा कुछ धुंधला सा दिखाई देता था, जिसमें एक आदमी काला कोट पहने, झुके हुए कंधे, छोटे कद का, और एक बूढ़ी औरत जो कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन दोनों का चेहरा वो साफ तरीके से देख नहीं पा रहा था। दिक्कत होती थी उसे बहुत। कोशिश कर रहा था कि उसे वो दोनों दिख जाए, उनका चेहरा दिख जाए, वो जान जाए कि ये है कौन और क्यों है, कि अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो बड़ी अजीब बात थी कि उसे खुद ये याद नहीं था कि वो सड़क के किनारे पर क्या कर रहा था। अंधेरा हो चुका था, गोधूली बेला भी बीत चुकी थी और पूनम के चांद की चमक अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सड़क पर बहुत सारे लोग, मजदूर और व्यापारी अपने अपने घर जा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, कुछ टहल रहे थे। कारी धूल, मिट्टी, गंदगी, कीचड़, सड़ते हुए ठहरे पानी की बूंद चारों तरफ फैली हुई थी और हवाओं में बड़ी अजीब सी घुटन थी। लेकिन रविकांत उदास और अपनी चिंता में डूबा हुआ बस चला जा रहा था। उससे ये पूरा आगाज था कि वो किसी न किसी उद्देश्य से बाहर निकला है, लेकिन वो काम क्या था ये वो भूल चुका था। मारे थकान के वो सड़क के किनारे पर ही बैठ गया। उसने देखा कि सड़क की दूसरी पटरी पर एक आदमी खड़ा होकर उसे इशारे से अपनी ओर बुला रहा था। वो ठिठक कर खड़ा हो गया और दौड़ करके उसके पास पहुंचा। लेकिन वो आदमी अपना सिर झुकाकर, मुंडी मोड़ कर वहां से इस तरह रवाना हुआ मानो उसने उससे इशारा करके बुलाया ही नहीं था। रविकांत ने कहा कि भाई ठहरो, ठहरो। क्या उस आदमी ने सच में मुझे इशारा करके बुलाया था? रविकांत कुछ देर उसके पीछे पीछे चलता रहा और साथ ही साथ उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करता रहा। वो आदमी एक मोड़ पर आकर मुड़ गया, लेकिन अब भी उसने पलट कर नहीं देखा था। क्या उसे मालूम है कि मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं? कुछ 10 कदम की दूरी ही रह गई थी कि रविकांत ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है, काला कोट पहने, झुके हुए कंधे वाला, छोटे कद का। रविकांत ने उसका पीछा किया और वो आदमी एक बड़े से मकान के फाटक में जाकर के घुस गया। रविकांत भी दौड़ता हुआ उस फाटक के पास पहुंचा और झांक कर देखने लगा कि क्या वो आदमी अब भी उसे इशारा करके अपनी ओर बुलाता है या नहीं। वो आदमी अहाते में घुस गया और एक बार दोबारा उसने रविकांत को इशारा करके अपनी ओर बुलाया। रविकांत भागता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। फ्लैट की दूसरी मंजिल से किसी के सदे हुए और धीमे कदमों की आहट रविकांत को सुनाई दी। ये सीढ़ियां कुछ अजीब सी लेकिन जानी पहचानी सी लग रही थी। हो सकता है वो जीने से होकर के ऊपर गया हो। रविकांत पहली मंजिल की खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि खिड़की में से फीकी फीकी, उदास और रहस्य भरी रोशनी दिखाई दे रही थी।
रविकांत को दूसरी मंजिल से आने वाली कदमों की आहट सुनाई देना अब बंद हो चुकी थी। हो सकता है कि वो रुक गया हो या छिप गया हो या शायद घात लगा करके बैठा हो। रविकांत दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि यार ये तो वही फ्लैट है जहां पर मजदूर लोग पुताई का काम कर रहे थे। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, आगे बढ़ा जाए कि चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। लेकिन फिर भी रविकांत आगे बढ़ा। उसे अपने कदमों की आहट से भी अब डर लगने लगा था। बावजूद उसके वो आगे बढ़ा। यहीं कहीं छिपा होगा किसी कोने के अंदर वो आदमी है। लेकिन फ्लैट तो पूरा खुला हुआ था और हर चीज पहले की जैसी ही मौजूद थी। वही कुर्सियां, वही आईना, वही पीला सोफा और दीवारों पर फ्रेमों में जड़ी हुई तस्वीरें। खिड़कियों के कांच से बड़ा सा तांबे जैसा लाल रंग का गोल चांद झांक रहा था और एकदम खामोशी थी कि अचानक एक मक्खी उड़ी और दर्द भरी भिनभिनाहट के साथ सीधा जाकर खिड़की के कांच से टकरा गई। खिड़की के कांच के जस्ट बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। दोहरी कमर की, इसकी वजह से उसका चेहरा बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। रविकांत उसके नजदीक पहुंचा और झुककर उसे देखने की कोशिश करने लगा और अपने फंदे में से उसने कुल्हाड़ी निकाली और बुढ़िया की खोपड़ी पर वार कर दिया। फिर दूसरा वार कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो बुढ़िया हिली तक नहीं, मानो लकड़ी की बनी हो। रविकांत उसकी और नजदीक पहुंचा और झुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बुढ़िया ने अपना चेहरा और नीचे झुका लिया। रविकांत जमीन तक नीचे झुक गया और झांक कर उसके चेहरे को देखने लगा और दहशत के मारे रविकांत का पूरा बदन ठंडा हो गया। वो बुढ़िया हंस रही थी और बगल के कमरे में से किसी की खुसखुसाहट और हंसने की आवाज आ रही थी। रविकांत बौखला गया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ उसने बुढ़िया की खोपड़ी पर वार करना शुरू किया। खून टपक रहा था बुढ़िया के माथे में से और वो जमीन पर लोट-पोट होकर के हंस रही थी। जितना तेजी से वहां से भाग सकता था वो भागा। उसे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की, सड़ती हुई पानी की बू, गंदगी, मजदूर, व्यापारी, घुटन। और वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया कि अचानक से रविकांत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो
के किनारे पे बैठा हुआ है, वहीं जहां पर वो पहले बैठा हुआ था। और एक बूढ़ा आदमी काला कोट पहने, जिसके कंधे झुके हुए हैं और जिसका कद छोटा है, वो अपनी बूढ़ी पत्नी को व्हील चेयर पे धक्का दे रहा है और लोग उसे कुछ सिक्के दे रहे हैं। सपना देख रहा था वो तब से। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें आसपास की हर चीज डराने पर मजबूर कर देती है। क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसी ही नॉवेल है